पश्चिमी यूपी में उनका बोलबाला रहा है। संजीव बलियान को पश्चिमी यूपी में किसानों का बड़ा नेता जाना जाता है। हमारे साथ हैं संजीव बलियान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री। ये बताइए कि आज नाश्ते पर क्या खिला रहे हैं हमें? देखिए, नाश्ते में हमारे यहाँ पहले से ट्रेडिशन है, गांव के स्तर से ही, कि सुबह गोचनी की रोटी खाते थे। पुराने समय से गोचनी होती है, ये आप चने का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके एक ये आटा बनता है, उसे गोचनी की रोटी कहा जाता है। तो ज़्यादातर चने की रोटी हमारे यहाँ खाते हैं, और गाय का दूध या चटनी है, और ये माँ ने आज छोले बनाए हैं, और अचार है हमारा गांव अचार, बाग में से बाग के आम और सरसों का तेल में अचार बनता है। ये मक्खन है, यही हमारा ट्रेडिशन है। ये दूध है, ये दूध है जी, ये देसी गाय का। मैं हमेशा देसी गाय का दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अंतर है टेस्ट में और उसमें, तो मैं हमेशा देसी गाय का दूध पीता हूँ। जब बात देश की हो रही है और वहीं देश के किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की विफलता हो जाती है क्या? आंदोलन हो जाते हैं बार बार। देखिए, एक तो ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में, पंजाब देश का एक प्रदेश है, तो एक तो पूरे देश का नहीं है, सिर्फ हर प्रदेश की अपनी स्थिति है। पंजाब में गेहूं और चावल होता है, हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं और चावल की खेती है, मेरे यहाँ गन्ना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो दालें पैदा होती हैं, राजस्थान में जाएंगे तो ज्वार बाजरा होगा। ये देश इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है कि एक क्षेत्र के किसान की समस्या दूसरे किसान की समस्या से बिल्कुल अलग। तो देश का नहीं, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है। और मैं कभी ये नहीं समझ पाया, जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, पंजाब में 100% एमएसपी लागू है। पंजाब में 2 फसलें होती हैं, गेहूं और चावल। अगर आप निकाल लेंगे 100% खरीद जहां जिस प्रदेश में होती है उसका नाम पंजाब है, और पंजाब के किसान है, तो और मैं क्या कहूँ। इस बार आंदोलन शुरू हो गया है, लंबा चला था, पिछली बार बहुत ज्यादा लंबा चला था, कानून वगैरह वापस लेने पड़े थे जी। इस बार क्या ये चुनावी है या मांगों के आधार पर है, समय के अनुसार? देखिए, मांग तो मैंने बताई कि बिहार का किसान एमएसपी मांगे तो समझ में आता है, क्योंकि बिहार में खरीदारी कम है। भारत सरकार 2 फसलें एमएसपी पे खरीदती है पूरे देश में, गेहूं और चावल। 22 फसलों की एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं। 20 फसलें कभी केंद्र सरकार नहीं खरीदती, प्रदेश सरकार अपने अपने स्तर पे जो एमएसपी डिक्लेयर्ड है उस पर खरीदती है। गन्ना है, गन्ने की एफआरपी और एसएपी होती है। तो 2 फसल गेहूं और चावल केंद्र सरकार पहले से खरीदती आई। जब कांग्रेस सरकार थी तो 10 साल में करीब 7 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और चावल खरीदा गया था किसान से। वही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10 साल में 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का खरीदारी हुई। तो आप कह सकते हैं कि एमएसपी पे खरीदारी करीब 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ी है पहली सरकार से। और पंजाब में 100% होती है। तो किसी की भी समझ में, जो भी इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता है, वो ये नहीं समझ सकता कि पंजाब, ये तो दूसरे क्षेत्र के किसान की मांग तो हो सकती थी, लेकिन पंजाब में जब एमएसपी पे खरीद है पहले से, और तो फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि, मैं भी नहीं समझ पा रहा कि उनके आने का मकसद क्या है। कौन है इसके पीछे? क्योंकि जिस तरह की गाड़ियां लेकर आते हैं या फिर जिस तरह की ट्रैक्टर्स की तैयारी की कूच करेंगे दिल्ली के खिलाफ। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कौन है, वो ना मुझे कहना चाहिए, लेकिन वो ये जो हो रहा है मैं उसे समझने में विफल हूँ, एक तरह से कह सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि पंजाब के किसान को इस समय पे, जब चुनाव का समय है, उस समय पंजाब से किसान क्यों आए हैं। चूँकि मैं ज़्यादा पिक्चर में नहीं, मैं मुझे फरनगर में हूँ, तो कारण शायद देश में कोई भी नहीं समझ पाया इस बात को। पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं जयंत चौधरी जी, बिल्कुल है। काफी प्रशंसा की भारत रत्न देने की उन्होंने। होनी बीजेपी में शामिल होना तय है उनका? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जब चौधरी सिंह को भारत रत्न दिया गया तो चाहे हमारे कोई पक्ष में था, विपक्ष में था, विपक्ष वालों ने कहा कि लेट हुआ, देर हुआ। अब जब वे देर हुआ कहते हैं तो उंगली उनकी तरफ ज़्यादा उठती है। आज़ादी के आज 75 साल बाद, 65 साल तो 60 साल तो उनकी सरकार रही, तो बड़ाई तो सबने की है। स्वाभाविक रूप से जयंत चौधरी के दादा थे, व्यक्तिगत भी उनका परिवार का मामला है। खुशी मुझे भी हुई, उन्हें भी हुई। और जहाँ तक उसकी बात है शामिल होने की, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और उनका डिक्लेरेशन, सब बातें वो वहीं से होती है। वो कम से कम मेरे स्तर से नहीं हो सकता, वो हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। उनके आने से क्या फायदा होगा बीजेपी को? कोई भी जुड़ता है तो निश्चित रूप से फायदा दोनों पक्षों को हमेशा होता है। तो फायदा तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, उन्हें भी होगा, हमें भी होगा। क्या फायदा होगा? भाई, जो जहाँ वो
कोई चुनाव लड़ेगा, जब गठबंधन होता है तो दो दल हैं, कुछ एक का वोट बैंक अलग होता है, दूसरे की वोट बैंक अलग होता है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, तो फायदा तो स्वाभाविक है। बीजेपी की तरफ से देर हो रही है अनाउंसमेंट करने में क्या? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से संबंध में किसी ने बात नहीं की। यूपी का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो छुट्टा जानवर बहुत बड़ी समस्या थी जी, क्योंकि आप एनिमल हस्बेंड्री में हैं और आप खुद पीएचडी हैं वेटनरी। कैसे देखते हैं इन समस्याओं को और समाधान कुछ हुए हैं? देखिए, ये समस्या वाकई बड़ी है और किसान की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी 2022 के चुनाव में कहा था कि सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन चूंकि प्रदेश का विषय है तो पहले कभी केंद्र ने इस पर काम नहीं किया। सभी प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो भी छुट्टा पशु हैं, गौशाला बनाए, उनमें रखें। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरनगर में हमने शुरू किया है, काऊ सेंचुरी हमने उसे नाम दिया है। तुगलकपुर कमेड़ा गांव में बन रही है, करीब 50 एकड़ में 5000 गोवंश के रखने की उसमें व्यवस्था है। 2000 के करीब जा चुके, इसी महीने हमने शुरू की है, क्योंकि जो छोटी बनी उनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई। बना रही है इसको भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने जमीन दी है और चलाएगी इसको एक संस्था, मुजफ्फरनगर की संस्था है जिसने चलाने के लिए गया है, जन सहयोग से चलाने का प्रयास है। तो एक अपने आप में एक अलग मॉडल हमने शुरू किया है, ये मुजफ्फरनगर में कामयाब हो रहा है और तो प्रयास रहेगा कि इसको रेप्लिकेट हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या दूसरे प्रदेश में कर सकेंगे। पूरे उत्तर भारत की समस्या है, तो एक समाधान की तरफ प्रयास शुरू किया मुजफ्फरनगर में हमने, और अगर ये होता है तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को बताया जाएगा और जनता के सहयोग से चलें, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। बतौर पीएचडी वेटनरी आपके डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार को कितना फायदा होता है? देखिए, जब मैं आया 2014 में कृषि राज्य मंत्री था, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फिशरी एक पार्ट था उसका, और इस पूरे मंत्रालय का बजट 1500 करोड़ रुपये था 2014 में। आज जब मैं, ये अलग मंत्रालय बन चुका है 2019 में, आज हमारी के वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, ब्रूसेलोसिस। मेरी एक स्कीम का बजट 12,500 करोड़ रुपये है, एक वैक्सीनेशन स्कीम। आप समझ सकते हैं फोकस सरकार का कितना हुआ। मेरे आने का फ़ायदा अगर विशेष रूप से के मंत्रालय में, चूँकि मैं इसी सब्जेक्ट से हूँ, तो जो कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशन हमने किए, चूँकि प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है इस बातों में। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, या आपने ह्यूमन में सुना होगा कभी, आपने कभी पशुओं में नहीं सुना होगा। सैरोगेट मदर जैसे ह्यूमन में बोलते हैं, गाय में। हाँ, हमारे यहाँ हो चुका है एनिमल्स में शुरू। हमने प्रदेश में एक आर्टिफिशियल IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूनिट स्थापित कर दी है, एम्ब्रियो तैयार होने लगे हैं। तो एक सैरोगेट मदर का कंसेप्ट हम इसमें भी ले आए हैं। सेक्सीमन आ चुका है, जिससे कि अगर उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो बच्चा ही पैदा होगी, बच्चा ही पैदा ही नहीं होंगे। तो इस तरह के बहुत से हमने वैक्सीनेशन सारा पूरे देश में अपने हाथ में लिया। अभी अपनी हम वेटनरी एम्बुलेंस शुरू की है। जिस तरह से आप बीमार होंगे या घर में फ़ोन जाएगा तो एम्बुलेंस आपके घर आएगी, इसी तरह से हमने वेटनरी एम्बुलेंस शुरू की है। किसी का पशु बीमार है तो फ़ोन करेगा, फ़ोन करने के बाद 1962 पर फ़ोन करेंगे आप, डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ आपके घर पे पहुंचेगा, आपके एनिमल का ट्रीटमेंट कराया जाए। तो बहुत से काम, और ये सब काम इसलिए है कि प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है इस फील्ड में। वो हमेशा कहते हैं कि सबसे छोटा किसान और मजदूर पशुपालन से देश में जुड़ा हुआ है। सबसे किसानों में भी सबसे कमज़ोर जो किसान है, ज़्यादातर वो पशुपालन करता है, बड़े किसान नहीं करते। तो उनका फोकस हमेशा रहा है। तो बहुत से परिवर्तन इस मंत्रालय में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने 10 साल। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात सुनते हैं, उनके फेवर में फैसले देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। देश का गरीब आज मोदी जी के साथ है। अब हमारे विपक्ष में जो उसे कुछ तो कहना ही है बेचारे को, उसका अधिकार है विपक्ष का। हमारी बड़ाई तो करेगा नहीं, किसी न किसी मुद्दे पर हमारी बुराई करेगा। लेकिन देश में पहली सरकार है जो शायद गरीबों के बारे में इतना सोचती है। और आप किसी गरीब से पूछेंगे बात तो उन्होंने कहेगा कि मोदी के दिए हुए घर में रह रहा हूँ, मोदी का राशन मिलता है। तो एक ऐसा कंसेप्ट आया है कि सरकार गरीबों ने अपनी मान ली है, कोई कुछ भी कहे पर उसके कहने से कुछ नहीं होता। ऐसी बातें चलती रहती हैं कि आपके परिवार से लोग राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, आपकी धर्मपत्नी या बाकी लोग भी जी आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में, मेरा छोटा भाई वो प्रोफेसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में। मेरी पत्नी हरियाणा सरकार में अभी तक कर्मचारी थी, उन्होंने VRS ले लिया है चूँकि वो समय घर को दे। मेरे परिवार से, हाँ, मेरे जो पारिवारिक रूप से गांव में हैं कजन कह लिए, वो जरूर राजनीति में लोकल मुजफ्फरनगर के, और उनका अधिकार है। लेकिन मेरी पत्नी, मेरा भाई, इनमें से कोई राजनीति में कहीं नहीं है। हाँ, मेरे सहयोग के लिए मेरी पत्नी भी कहीं प्रोग्राम में चले जाए, वो आता लगे। जब आप राजनीति करते हैं, आज से 10 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर क्या आया है?
देखिए, पहले मोदी जी के दौर से पहले की राजनीति जो थी वो व्यक्तिगत संबंधों पे, लालच में, उस तरह की राजनीति हम लोग करते थे। अब राजनीति की दिशा बदल गई। अब मैं जाऊंगा गांव में तो मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा। मैं कहूँगा अच्छी सड़कें बनी हैं, 4 घंटे से आज 24 घंटे, 4 घंटे बिजली आती थी इसी मुजफ्फरनगर में, आज मुजफ्फरनगर शहर में 24 घंटे बिजली है, गाँव में 18 घंटे बिजली है। 4 घंटे से 24 घंटे में हम पिछले 10 सालों में पहुँचे। अच्छी सड़कें आप आई होंगी, हर गांव में टंकी लग रही है, हर घर में जल आ रहा है। तो बहुत, अब हम विकास की बात करने लगे। अब एजेंडा सेट कर दिया है मोदी जी ने कि जिसको भी राजनीति करनी है, जनता के हित की, देश के हित की राजनीति करें। यूपी की बात चलती है कि बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, डिलिमिटेशन के बाद बढ़ेगा, तो क्या पश्चिमी यूपी को अलग किया जाएगा कि उसी के साथ ही चलेगा? देखिए, बहुत बड़ा निर्णय है। मेरी व्यक्तिगत राय इसमें कुछ और है, सबको पता है, उस राय को मैं कभी नहीं छुपाता। क्या है? मेरी राय तो ये है कि भाई हाँ, छोटा प्रदेश होता है तो ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा कंट्रोल में स्थितियाँ रहती है। वो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो हमेशा रहती है। और इतना लोकतंत्र में और मेरी पार्टी में मुझे अधिकार भी दिया है कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय किसी भी मंच पर रख सकूँ। लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है, कोई मेरी राय से फैसले नहीं होते, कभी भी होते, सबकी अपनी अपनी राय हैं। और देखो, भविष्य में कभी कुछ होगा तो। यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी आएंगी और कैसे आएंगी? विपक्ष भी तो है। 2014 में हम 73 सीटें जीते थे। मुझे इस बार माहौल 2014 से भी बेहतर लग रहा है कई मायनों में। तो हो सकता है कि हम 2014 को पार कर जाएं, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो तुष्टीकरण हो या पोलराइजेशन हो, कहते हैं कि इसका बड़ा फायदा होता है। आप संभल ले लीजिए तो वहाँ कल्की धाम आपने एक मंदिर बना दिया, फिर राम मंदिर तो है ही। देखिए, कल्की धाम तो जिसने बनाया होगा वो उन्होंने बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, हम पोलराइजेशन की बात कर नहीं रहे। आप मेरे क्षेत्र में जाके पूछेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस बात को आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक वोट है, वो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार सबको उम्मीद है। चूँकि जो काम हुए उनमें उनकी भी हिस्सेदारी है। जो गरीब के लिए काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, ये क्राइम कैपिटल कहा जाता था इस मुजफ्फरनगर को। अब आप देखिए, शांति है चारों तरफ। तो इसका यहाँ चोरी डकैती राजनी आम बात थी, तो उसके शिकार कोई जाति धर्म देख कर तो लोग होते नहीं थे। तो अब तो एजेंडा बताया ना मोदी जी ने, एजेंडा दूसरा सेट कर दिया। अब उनका पुराना टेप रिकॉर्डर बज नहीं पाएगा। मुजफ्फरनगर पे दंगे के दाग बहुत गहरे रहे हैं, खत्म हुए हैं कि आज भी चुभते हैं? देखिए, बड़ा ये बात सबके लिए है कि दुख और दर्द सबको हुआ, नुकसान भी सभी पक्षों का हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हम उससे आगे बढ़ गए हैं। ये जो 11 साल का सफ़र है 2013 से 2024 तक का, इसे 10 साल में पिछले जब से देश में मोदी जी आए हैं, हमारे यहाँ कोई जातीय धार्मिक तनाव मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ। बड़े शांति से, प्यार से, कोई झगड़ा, कोई आपसी तनाव मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। और ज़्यादातर जो मामले थे उनमें फैसले हो चुके हैं। हमारे यहाँ आज भी पंचायती सिस्टम में बैठ के बहुत सी चीज़ों के हम फैसले कर लेते हैं। तो मुजफ्फरनगर दंगों के ज़्यादातर मुकदमे दोनों पक्ष की तरफ से थे। उसमें पहले दिन जो मरे थे वो 17 लोग उसमें हिंदू पक्ष के थे, अगले दिन मुस्लिम पक्ष के लोग मारे गए। ज़्यादातर मुकदमों में आपस में बैठ के हमने फैसले कर लिए और शायद हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। इस बार की चुनावी तैयारी में ये दूध का कितना बड़ा योगदान होगा, उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए हमारे। क्या योगदान होगा? ये जो डेली पीते हैं इसकी क्या खासियत है, इसको जरा मुझे देखिए, बताइए। क्या है कि देसी गाय का दूध है, इसको A2 मिल्क बोलते हैं। आजकल नया चला है, बहुत से लोगों को पता नहीं क्यों। अब जब आप इसको साइंटिफिकली तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, अगर चूँकि मैं PhD हूँ तो मैं अगर साइंस से की बात करूँगा तो नहीं है, लेकिन इसका एक टेस्ट जो है देसी गाय के दूध का वो बिल्कुल अलग है। आप जो दूसरी गाय का दूध पियेंगे, इसका करेंगे, वो बिल्कुल अलग है। और तो मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और अब पिछले 10 सालों में जो हमने एक पॉलिसी चेंज की है हमारे मंत्रालय ने भी, पहले देश में क्रॉस ब्रीडिंग पे एम्फेसिस था, जो जिनको देसी भाषी में अमेरिकन गाय बोलते हैं, जर्सी अमेरिकन, जर्सी और होस्टन फ्रीजियन, 2 तरह की गाय हम विदेश से लेकर आए, क्रॉस किया और एक नई नस्ल तैयार कर दी, क्रॉस ब्रेड बोलते हैं। 10 साल में हमने पॉलिसी चेंज कर दिया। अब हमारा फोकस जो हिंदुस्तानी हमारी गाय हैं, जो हमारी ब्रीड्स हैं, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो काकरेच हो, चाहे वो गिर हो, चाहे हरियाणवी हो, अब हमारा फोकस है अपनी देसी गाय के इम्प्रूवमेंट में। हम अपनी देसी गाय को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारी गाय को ब्राज़ील लेकर गया गिर, आज ब्राज़ील में 30 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है। हमने वो काम नहीं किया, हम बाहर से लाने में लग गए, होस्टन फ्रीजियन और वो। तो अब हमारा फोकस है कि जो हमारी देसी गाय हैं उनको हम बेहतर करें, उनका दूध मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएं। और आज दुनिया में हम नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन। मत्स्य पालन में क्या अंतर आया है पहले से लेकर अभी तक? बहुत ज्यादा फोकस इस पर रहा नहीं है सरकार का पहले। नहीं,
इसमें तो कुछ था ही नहीं पहले, लेकिन मंत्रालय भी नहीं था शायद। मंत्रालय में कुछ था ही नहीं एक तरह से। 2015 में हम ब्लू रिवोल्यूशन लेकर आए थे इसकी, और अब 2019 में हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आए हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार ने फिशरी के सेक्टर में किया। इस साल का हमारा करीब फिशरी का एक्सपोर्ट जो 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने किया है। अब ज़्यादातर झींगे को एक्सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं। और पहले ये सीमित था, फिशरी कोस्टल इलाकों में सीमित था सिर्फ। अब आप जाएंगे, आपको मुजफ्फरनगर में पॉन्ड्स मिलेंगे जहाँ मछली पालन लोग कर रहे हैं। आपको राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में झींगा पालन शुरू हो चुका है। आप देखिए, जो सैलाइन वाटर है, जहाँ पानी खराब होता है ज़मीन में, समुद्र के पानी के बजाय उस पानी का इस्तेमाल कर रहे लोगों ने झींगा। रेगिस्तान में मत्स्य पालन सर, आप नागौर जाएंगे, आप चूरू जाएंगे, चूरू में जो बिल्कुल राजस्थान का बिल्कुल रेगिस्तान वाला जिला है और पानी खराब है वहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर, सैलाइन वाटर बोलते हैं उसको, खारा पानी, उसमें आप फसल नहीं कर सकते। उस खारे पानी में लोग किसानों ने झींगा पैदा करना शुरू कर दिया। सरकार की क्या उसमें भूमिका सरकार है? की करीब आप ये मान लीजिए 40% से लेकर 60% तक सब्सिडी है झींगा पालन। अगर आप नया किसान कोई शुरू करना चाहता है, 40 से 60% तक सब्सिडी है। हमारा रोहतक में सेंटर है, हमारे हैदराबाद में सेंटर है। पहले ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है और बाद में सब्सिडी की व्यवस्था भी किसानों के लिए इसमें की है। अगर देसी गाय का कोई फार्म खोलता है और 200 गाय का खोलता है तो मेरे मंत्रालय से 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, लेकिन है वो देसी गाय के लिए, क्योंकि हमारा फोकस देसी गाय पे। इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास इस सरकार ने किया है। जो पढ़े लिखे युवा है वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सेक्टर में आए, अपने आप को स्टेब्लिश करें और लोगों को भी सिखाएं। संजीव बलियान जी, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से ये आंकड़े बताए हैं, ये अपने आप में न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि कुछ अविश्वसनीय भी लगे हमें। फिलहाल कैमरा पर्सन सुनील पांडे और मनोज त्रिपाठी के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।